नमस्कार दोस्तों, आज हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में पेपर नंबर 1 जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विशिष्ट संविदा जो कि सेक्शन 124 से सेक्शन 238 के भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में दिया गया है। आज उसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अर्थात क्षतिपूर्ति की संविदा है उसे पढ़ेंगे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किए गए। 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत रखा गया है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे पहला प्रकार हो गया टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अर्थात इसे हिंदी में क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। दूसरा हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। प्रत्याभूति की संविदा। प्रत्याभूति की संविदा। और तीसरा हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। परिधान की संविदा। और चौथा आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। गिरवी। और पांचवा और लास्ट टॉपिक आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत रखे गए हैं जो कि धारा 124 से 238 के अंतर्गत आते हैं। तो हम आज उसमें पहला टॉपिक जो क्षतिपूर्ति की संविदा है उसे पढ़ेंगे। तो क्षतिपूर्ति की संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 124 और 125 में दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को सेक्शन 124 और सेक्शन 125 भारतीय संविदा अधिनियम में दिया गया है। तो क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है? क्षतिपूर्ति का अर्थ होता है कि किसी क्षति की पूर्ति करना। क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी जो है, इंडेमनिटी ये लैटिन शब्द इंडेमनस से बना है। इंडेमनस जिसका अर्थ होता है अहानिकर अर्थात हानिरहित रखना। तो क्षतिपूर्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्षति धनपूर्ति अर्थात क्षति की पूर्ति करना, किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करना। तो भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार वह संविदा जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यह वचन देता है कि यह स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से
उस व्यक्ति को कोई हानि होती है तो उस हानि की भरपाई करेगा, तो इसे ही क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। तो इससे हमें क्या क्षतिपूर्ति की संविदा में उदाहरण के से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। तो ए ने बी से यह कहा कि अगर आपको कोई भी हानि होती है मेरे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा, तो वह उस हानि की भरपाई करेगा। तो इसे ही भारतीय संविदा नियम में क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह वचन देता है कि मेरे स्वयं के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस दूसरे व्यक्ति को जो भी हानि होगी वह उसकी भरपाई करेगा, तो इसे ही संविदा नियम में क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें इसके आवश्यक तत्व, क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं? क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व इसमें पहला हो गया, इसमें दो पक्षकार होने चाहिए। दो पक्षकार होने चाहिए, टू पार्टीज। एक पार्टी जो वचन देता है, जिसे वचनदाता कहते हैं, उसे क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत इंडेमनीफायर कहा गया है, इंडेमनीफायर कहा गया है। इंडेमनीफायर का अर्थ क्षतिपूर्ति दाता। क्षतिपूर्ति दाता अर्थात जो व्यक्ति हानि से बचाने का दूसरे व्यक्ति को वचन देता है उसे क्षतिपूर्ति दाता कहते हैं। और जिसको वचन दिया जाता है, वचन गृहीता, को इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। इंडेमनिटी होल्डर, क्षतिपूर्ति धारक। अर्थात जिसको किसी भी हानि से बचाने का वचन दिया जाता है उसे क्षतिपूर्ति धारक कहते हैं। तो इसमें दो पक्षकार हो गए इसके आवश्यक तत्वों में। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है इसका, कि इसमें हानि से बचाने का वचन दिया जाता हो। अर्थात हानि से बचाने का वचन, हानि से बचाने का वचन। बचाने का वचन, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर लॉस। हानि से बचाने का वचन दिया जाता हो। और तीसरा इसका आवश्यक तत्व है कि इसमें वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अर्थात इसमें जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेक्शन 1 से 75 तक, इसमें इसके सभी जो जनरल प्रिंसिपल के सभी एलिमेंट इस पर अप्लाई होंगे। अर्थात जो सेक्शन 1 से 75 तक
भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए हैं वे सभी इस संविदा पर अर्थात क्षतिपूर्ति की संविदा में अप्लाई होंगे। तो ये इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टियों के बीच अर्थात इंडेमनीफायर एवं इंडेमनिटी होल्डर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। There must be a contract. There must be a contract between indemnifier and indemnity holder. होना चाहिए। और इसका पांचवा एलिमेंट इसमें यह संविदा जो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अभिव्यक्त या विवक्षित किसी प्रकार से हो सकती है। अर्थात यह संविदा एक्सप्रेसली भी की जा सकती है और इम्प्लाइडली भी हो सकती है। तो इसमें उदाहरण समझते हैं कि एक्सप्रेसली कब होगी क्षतिपूर्ति की संविदा और कब इम्प्लाइड। तो अब इसका पांचवा एलिमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये अर्थात क्षतिपूर्ति की संविदा एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइडली भी हो सकती है अर्थात अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से। विवक्षित दोनों तरह से हो सकती है। तो इसका हम उदाहरण समझते हैं कि कैसे अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों तरह से हो सकती है। इसके उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा किया, ए बैंक है और बी आप हैं। इसमें आपने पैसा जमा किया और अगर बैंक की किसी गलती की वजह से आपका नुकसान हो जाता है तो बैंक इसमें इम्प्लाइडली लायबल होगी आपके इस 5,000 रुपये को कंपनसेट करने के लिए। ये हो गया आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सप्रेस कैसे होगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जैसे आपने मान लीजिए किसी ए कंपनी है और बी आप हैं। आपने ए कंपनी का शेयर परचेज किया और आपका शेयर जो है खो जाता है। तो आप कंपनी ए में जाते हैं और कहते हैं कि कंपनी ए से कि आप हमें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। तो कंपनी बोलेगा कि बी से ए कंपनी बोलेगा कि हम आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, लेकिन आपको इसके लिए हमें इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। कंपनी ऐसा इसलिए करेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बी ने ये अपना जो शेयर था इसको बेच दिया है और कंपनी से गया है इसके पास फिर से कि इसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए और ये फिर से क्लेम कर सकती है। इसलिए कंपनी इंडेमनिटी बॉन्ड उससे भरवाएगी। तो यह हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक्सप्रेस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम आंग्ल विधि और भारतीय विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर समझते हैं कि क्षतिपूर्ति की संविदा में आंग्ल विधि और भारतीय विधि में अंतर क्या है।
डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। तो भारतीय विधि में धारा 124 में जो बताया गया छठपूर्त की संविदा को कि अपने स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से जो भी नुकसान हो रहा है, अर्थात जो भी क्षति हो रही है, उसी की क्षतिपूर्ति करता है। लेकिन आंग्ल विधि में इसका कहीं अधिक व्यापक रूप दिया गया है। आंग्ल विधि में मानव आचरण के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरह से जो भी क्षति होती है उसे क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे अग्नि से कोई नुकसान हो गया या दुर्घटना हो गई, तूफान से कोई नुकसान होता है, तो इन सभी संविदाओं को क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत ही रखा गया है। लेकिन आंग्ल विधि में केवल मानव कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट से जो भी हानि होती है उसे ही क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत रखा गया है, और किसी अन्य संविदा को सामान्य बीमा संविदा या जीवन बीमा संविदा को समाश्रित संविदा के अंतर्गत रखा गया है। तो दोनों में हम अंतर देखते हैं। इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। तो इसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का ब्रॉड रूप दिया गया है, अर्थात व्यापक रूप दिया गया है, और यहाँ इसका नैरो है इंग्लिश लॉ की अपेक्षा। और दूसरा अंतर यह कि इसमें ह्यूमन कंडक्ट प्लस अन्य किसी भी कारण से जो भी क्षति हो रही है उसे भी क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहाँ इंडियन लॉ में केवल ह्यूमन कंडक्ट या किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से कोई हानि हो रही है उसे ही क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया जाता है। इसमें फायर, आग से हो गया नुकसान कोई, या तूफान से, एक्सीडेंट से, इन सभी संविदाओं को क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत रखा गया है, सिवाय जीवन बीमा संविदा को छोड़कर, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर सभी संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ इन सभी संविदाओं को कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 31 से 36 के अंतर्गत परिभाषित है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, उन सभी वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे फायर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, तूफान से या अदर रीजन, इन सभी संविदाओं को समाश्रित संविदा के अंतर्गत रखा गया है। तो भारतीय विधि और इंग्लिश विधि में अंतर यही है कि आंग्ल विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा का बहुत अधिक व्यापक रूप दिया गया है, लेकिन भारतीय विधि में केवल मानव कंडक्ट के द्वारा जो भी हानि हो रही है उसे ही क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत कवर किया गया है। तो हम अब यह समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात को जो क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित हैं। पहला बात हमें आंग्ल विधि का जो है एडम्स बनाम जार्विस
1827 आंग्ल विधि का वाद है। इसमें सर्वप्रथम क्षतिपूर्ति की संविदा को समझाया गया कि क्षतिपूर्ति की संविदा होती क्या है। तो इसका फैक्ट ये था इस केस का कि ए के पास कुछ शिप्स थी, भेड़। इसने बी को यह आदेश दिया कि इन शिप्स को ऑक्शन के तहत, ऑक्शन करके नीलामी के तहत बेच दे। बी ने ए के कहने पर उन शिप्स को सेल कर दिया। बाद में यह पता चला कि ये शिप्स जो हैं ए के नहीं बल्कि सी के थे, और सी ने बी के अगेंस्ट वाद दायर कर दिए, जिसमें इसको सी को जो भी नुकसान हुई उसे देना पड़ा, बी को भरपाई करनी पड़ी। तो बी ने ए के अगेंस्ट वाद दायर किया कि उसे जो भी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। तो न्यायालय ने इसमें यह माना कि क्योंकि बी ने ए के कहने पर ही यह कार्य किया था कि इसके शिप्स को बेची जाए, तो उसने जो भी किया इस ए के कहने पर किया, इसीलिए ए उत्तरदायी होगा बी को जो भी हानि हुई है उसकी भरपाई करने के लिए। यह पहला वाद था जिससे क्षतिपूर्ति की संविदा हमें समझने को मिलता है। अब दूसरा वाद इंडियन लॉ का वाद है। पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री विक्रम कॉटन मिल्स का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया कि क्षतिपूर्ति की संविदा वह संविदा होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आचरण का दायित्व अपने ऊपर लेता है, तो उसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। तो इसमें क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया। और अगला वाद हमें डगडेल बनाम लॉवरिंग का वाद है। इस वाद में आंग्ल न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि क्षतिपूर्ति की संविदा जो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दोनों तरीके से हो सकती है, अर्थात अभिव्यक्ति रूप से और विवक्षित रूप से किसी भी तरह से हो सकती है। और अगला वाद हमें भारतीय विधि का शेफील्ड कॉरपोरेशन बनाम बर्कले का वाद है। इसमें सेम कॉन्सेप्ट भारतीय न्यायालय ने दिया जो इंग्लिश कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि क्षतिपूर्ति की संविदा जो है यह एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दोनों तरीके से हो सकती है। अब क्षतिपूर्ति संविदा का अगला वाद हमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसका नाम है गजानन मोरेश्वर बनाम मोरेश्वर मदन। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जो सेक्शन 124 और 125 में क्षतिपूर्ति की परिभाषा दी गई है वह सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए इंडियन कोर्ट को
उन प्रिंसिपल को भी अप्लाई करना चाहिए जो इंग्लैंड में फॉलो किया जाता है, अर्थात इंग्लिश कोर्ट आंग्ल न्यायालय जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड साइंस का, उसे भी इसमें फॉलो किया जाना चाहिए। और इसी संदर्भ में भारतीय विधि आयोग, इंडियन लॉ कमीशन की 13वीं रिपोर्ट, 13th रिपोर्ट ऑफ इंडियन लॉ कमीशन, इसमें भी भारतीय विधि आयोग ने यह कहा था कि क्षतिपूर्ति की संविदा को और अधिक अच्छे तरीके से परिभाषित करनी चाहिए, जिससे उसमें जो क्षतिपूर्ति धारी एवं क्षतिपूर्ति दाता के अधिकार हैं उसे अच्छी तरह से डिफाइन किया जा सके।